हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिम्टोट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, लेकिन इस बार एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज़ करके। आपको क्या लगा था मैं टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ? अरे नहीं, ये कहानी कुछ ऐसी है। इस बार हम एम्पेयर्स लॉ का यूज़ करेंगे, जबकि पिछली बार हमने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ किया था। याद है ना आपको? उसमें क्या होता था, एक इनफाइनाइट वायर से हम एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। उसमें मुझे पूरी वायर की लेंथ निकालनी पड़ती थी, या एक पॉइंट पर निकालने के लिए फिर मैं पूरी वायर की लेंथ को इंटीग्रेट करता था, सर्कुलर हो या लंबी वायर हो। याद है ना आपको? लेकिन इस बार मुझे ऐसा कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि मुझे बस इस बार एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे ही मुझे वो पॉइंट मिलता है, मैं क्या करूँगा, उसके चारों तरफ बना दूँगा लूप। उस पॉइंट पर मैं बना दूँगा एक लूप, उस पॉइंट को मैं बाउंड्री से क्लोज कर दूँगा। ठीक है, उस लूप को बोलूँगा एम्पीरियन लूप। क्या कहूँगा? एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो बस मुझे चाहिए उसके अंदर टोटल करंट। एक बार मुझे टोटल करंट निकल जाए, बस मैग्नेटिक फील्ड का काम खत्म। तब मैं आराम से इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलता है एम्पेयर सर्किटल लॉ से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मित्रों, कुछ मोटिवेट करो यार, लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपडेट चाहिए ना आपको। तो ठीक है, निकालते हैं फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड। असल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी सिमेट्री क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है। पता है ना? अब तक हमने जितना ही पढ़ा है उससे इतना तो पता चल ही क्या होगा। एक कंडक्टर होता है ऐसे, अगर एक कंडक्टर ऐसे है और उस पर करंट जा रहा है, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री होती है वो कैसे होती है? ऐसी होती है। सिलिंड्रिकली सिमेट्री तो होती है ऐसी। ठीक है, बस समझाने के लिए बनाया है। तो इसके अगर ये मान लेते हैं ये रेडियस है, तो मैं इसके इस रेडियस पे, इस पूरे सरफेस पे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसमें कोई अंतर होगा क्या? नहीं, सारी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड चाहे यहाँ निकालो, चाहे इस पूरे सिलेंडर के किसी भी सरफेस पर निकाल लो, सेम ही होगी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। यही तो पढ़ा है हमने अब तक। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब मैं एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा एम्पेयर सर्किटल लॉ के यूज़ करके, ठीक है, ले लेते हैं एक कंडक्टर ले लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इस पर करंट ऐसे जा रहा है आई। ठीक है, मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड की सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, वो उसके सिलेंडर के हर पॉइंट पर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड उसका होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो इस पूरे सर्कल के अंदर, इस पूरे सिलिंड्रिकल सिमेट्री में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। उसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, भले ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ा कम होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है आर पे, कितना दूर है इस पॉइंट से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है ना। आर अगर घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम होगी, लेकिन होगी तो उतनी ही। यहाँ पर पूरे सब में बराबर ही तो होगी, इस पूरे सिलिंड्रिकल सिमेट्री में बराबर ही तो होगी। तो यही तो होता है।
और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सिलेंडर के एक्सिस पे। ठीक है, अब सिलेंडर कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, इसकी लेंथ कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इसी रेडियस पे डिपेंड करेगी, उसे उसकी लंबाई से, सिलेंडर की लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, अगर ऐसे सर्कुलर होती है किसी सिलेंडर के चारों ओर, तो इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपने देखा होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री है ना, इसका कोई एंड पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए, अब मुझे एक चीज़ पता चली है, उसका यूज़ करके मैं निकालूंगा एम्पियर सर्किट लॉ से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ले लेते हैं एक कंडक्टर ऐसे। ठीक है, इस पर करंट जा रहा है I। ठीक है, अरे भैया अब मुझे निकालनी है पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, करंट जा रहा है ऐसे, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन यही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को इधर ले लेता हूँ क्योंकि फिर कंसेंट्रिक सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर बना दूंगा एक लूप ऐसे, इसको एक लूप से ऐसे बंद कर दूंगा ऐसे। मुझे फील्ड निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। ठीक है, यही अब रेडियस हो गया इस पूरे सर्कल का, सर्कुलर लूप का। ठीक है, इसे मैं बोलूँगा एम्पीरियन लूप। यही तो बता रहा था मैं अब तक, एम्पीरियन लूप। अब क्या करना है, अब मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस सर्कुलर सिमेट्री पे, इस लूप पर, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल टेंजेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड यही तो होगी, ऐसे टेंजेंट होगी इसी डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो लाइन एलिमेंट होगा वो यही होगी, उसकी लेंथ, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। अरे बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसकी दोनों की डायरेक्शन एक ही सेम होगी ना, बी की और इस DL, इस डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट की TL की, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब दोनों पैरेलल है, ये तो हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, दोनों पैरेलल होंगी दोनों डायरेक्शन। इसका मतलब इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा ना। ठीक है, बस मुझे मिल चुका है लूप, इस लूप के अंदर करंट जा रहा है I। अब मैं एम्पियर्स लॉ का यूज करूंगा। तो क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये पैरेलल है तो मैं इसको लूंगा डॉट प्रोडक्ट विथ DL, और इसे अगर मैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो ऐसे लूंगा BDL cos थीटा, क्योंकि थीटा 0 होगा तो ये क्या होगा BDL। तो ये होगा यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास ये होगा। अब मैं
मुझे यहाँ पर मिल चुका है प्रोडक्ट। मुझे अगर इस पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे सर्कल के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना होगा या नहीं। तो इसे मैं कहूँगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्योंकि डीएल एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों वेक्टर है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट टाइम्स तो टोटल करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, वो होगा, इसका प्रोडक्ट होगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट टाइम्स दी आई इनक्लोज्ड, मतलब करंट इनक्लोज्ड। करंट इस लूप के अंदर कितना करंट है वो टोटल करंट होगा आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर मैं साइन कन्वेंशन देखता हूँ, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर करंट राइट हैंड थंब रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है ये और लूप की डायरेक्शन भी ली है ये, तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसे लूँगा पॉजिटिव, अगर करंट नीचे की तरफ आता तो उसे नेगेटिव लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको लूँगा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई इनक्लोज्ड होगा वो होगा पॉजिटिव आई, तो इसे यहाँ लिखते हैं। तो ये है एम्पियर सेकेंड लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे म्यू नॉट आई। ठीक है, अब मुझे पता है, अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, मुझे पता है इसका प्रोडक्ट आएगा बी डी एल, क्योंकि कॉस थीटा 0 है, थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, बी क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ टी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये तो बता के मैं थक चुका हूँ, ये क्या होता है, यहाँ पर डी एल क्या है, इस पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन, इस पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर, रेडियस तो 2 पाई आर है ना, रेडियस आर है ना, तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। यही तो है, इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये लेंथ है dl, इसका पूरे का इंटीग्रेट करूँगा तो ये पूरी लेंथ आएगी मेरे पास, सर्कल की पूरी सरकमफेरेंस आएगी जो कि होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो अब मेरे पास निकलती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रब कर दूं, ठीक। तो b क्या होगा मेरे पास, वहाँ से मेरे पास b आएगा, b आया था 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b क्या आ जाएगा अब, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई r। कुछ याद आया, यही था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 4 पाई r। याद आया या नहीं, यही तो है। तो एम्पियर सेकेंड लॉ से इतनी आसानी से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। हमें क्या चाहिए था, एक लूप था, लूप चाहिए था, उस पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे को मैं इंटीग्रेट करूंगा इस इधर से, तो मेरे पास आया ये ऐसे आया था,
v क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, उसके बाद आया था b इंटू 2πr। यहाँ पर टोटल करंट कितना था I, तो उसकी मल्टीप्लाई म्यू नॉट करने से, म्यू नॉट से करने पर मेरे पास रिलेशन आती है ये, उससे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट आ जाती है ये। तो ऐसे निकलता है सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा। बस इतना सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, है ना। तो आपको क्या लगा, बहुत लंबा होगा? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा, इसी का एप्लीकेशन होगा, जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा एक कंडक्टर के आउटसाइड, एक कंडक्टर के बाहर के पॉइंट पर, एक कंडक्टर के अंदर के पॉइंट पर, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।